नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम पत्रकारिता के प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो पत्रकारिता होती है कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की पत्रकारिता होती है, बेसिकली आज आप यही समझेंगे। और अंत में एक सवाल आप लोगों के लिए होगा जिसको आप लोग उत्तर करेंगे और लिखकर आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे। प्रश्न आपका इसी टॉपिक से रहेगा जिसका उत्तर आपको लिख कर देना होगा डिटेल में। तो शुरुआत करेंगे आज की अपने इस कक्षा की। और जब हम पत्रकारिता के प्रकार की बात करते हैं बच्चे, तो देखो पत्रकारिता क्या है ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके विविध प्रकार होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की पत्रकारिता की जाती है, जिसमें से खोज परक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, इसके अलावा वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या इसको पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो ये तो मुख्य प्रकार, 5 मुख्य प्रकार है पत्रकारिता के अंतर्गत। इसके अलावा एक पेज 3 पत्रकारिता और पीठ पत्रकारिता क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कक्षा ध्यान से देखिएगा। बेसिकली आपको ये देखना है कि इन सब की विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है। अगर इसमें से कोई सवाल पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए, स्पष्ट करिए। तो आप तभी उत्तर दे पाएंगे जब आप इस पत्रकारिता के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इन्हीं पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी डीपली चल के बात करते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे खोज परक पत्रकारिता। देखो नाम से ही, सभी पत्रकारिता के नाम में ही उनका पूरा अर्थ छुपा हुआ है कि वो किस प्रकार की पत्रकारिता होंगी। खोज का मतलब क्या होता है भाई, खोजबीन करना, कुछ सर्च करना, नई नई जानकारियां ढूंढ के लाना। तो खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों, सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में, जैसे कि भ्रष्टाचार, अनियमितता या गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम लाई गई है, अब उस स्कीम को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, या किताबों में या फाइलों में तो दिखाया जा रहा है कि ये लागू हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो लाभ जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही कुछ लोगों ने उसमें भ्रष्टाचार कर लिया है। तो अब ऐसी चीजों को उजागर करने का काम कौन करेगा, जो खोजी पत्रकार होगा वो करेगा। ऐसे आपने कई बार देखा होगा, सड़क निर्माण के लिए कुछ जो है धनराशि आवंटित की जाती है, उसमें घटिया सामान लगा दिया जाता है, जो क्वालिटी होनी चाहिए थे, जिस हिसाब से पैसे लिए गए वो सामान यूज नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, बीच में से पैसे कम, जो सस्ते सामान थे, कम अच्छी क्वालिटी के सामान थे, उनको लगाया गया और जो पैसे बच गए उसको अपनी जेब में रख लिया गया। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार होते हैं या गड़बड़ियां होती हैं, उनको उजागर करने का काम किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, एक बार ऐसा दौर आया था, इसका बहुत ज्यादा क्रेज था। मतलब कोई कुछ भी भ्रष्टाचार कर, रिश्वत ले रहा है या कोई कुछ कबूलनामा कर रहा है, तो लोगों ने क्या किया, उसका या तो ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया या उसका सामने से चुपचाप वीडियो बना लिया। तो वो एक बहुत बड़ा सबूत होता था कि हमने इस चीज को उजागर किया और ये ऐसा है। देखो आज भी बहुत से लोग ना इस चीज को करते हैं। मान लीजिए कोई रिश्वत आपसे मांग रहा है, आपने उसको कहा ठीक है हम रिश्वत दे देंगे भाई, हमारा काम कर दो, और आपने क्या किया, चुपके से उसकी वीडियो बना ली प्रूफ के लिए कि देखो ये हमने इसको पैसे दिए और इसने इसके बदले में ये करने के लिए कहा। तो अब ये क्या होगा, आपने भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो इस तरह का जो काम होता है खोजी पत्रकार, वैसे पत्रकार का काम होता है, लेकिन आजकल आम लोग भी इस तरह के कार्य कर लेते हैं। अमेरिका का एक वाटरगेट कांड था जो खोजी पत्रकारिता का एक कहते हैं नायाब उदाहरण है। इसको उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि इस तरह के जो एग्जाम्पल सेट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता खोलते हैं कि किस तरह से भी इंक्वायरी हो सकती है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी ऐसे केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। तो जब भ्रष्टाचार उजागर होता है, उनका नाम आता है,
है, तो चूंकि वो एक सम्मानित और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं तो उनको अपने पद से हटना पड़ता है, उन पर कुछ ऐसा दबाव होता है। तो ये क्या है, खोजी पत्रकारिता है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और गड़बड़ियों को उजागर करने का काम करता है, खोजने का काम करता है, वो खोजी पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे बच्चे विशेषीकृत पत्रकारिता। इस विशेषीकृत मतलब क्या, स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, नाम से ही स्पष्ट है। तो इस पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वो घटनाओं की तह तक जाकर, मतलब बहुत गहराई तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। देखो, अलग अलग पत्रकार, जैसे मान लीजिए कोई पत्रकार होगा, वो आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई बातें करेगा, कोई बाजार की बातें करेगा, है ना, कोई न्यायालय की बातें करेगा। तो किसी स्पेशल फील्ड में वो उसकी जो है स्पेशलिटी होगी और उस हिसाब से वो पत्रकारिता करेगा, उसकी गहराई में जाकर बातों को निकाल कर लाएगा। तो इसमें ध्यान रखना कितने क्षेत्र बताए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है कि विशेषीकृत पत्रकारिता के कितने क्षेत्र हैं। तो एक तो संसदीय पत्रकारिता है, दूसरा न्यायालय पत्रकारिता है, तीसरा है आर्थिक पत्रकारिता, चौथा है खेल पत्रकारिता, पांचवा है विज्ञान और विकास पत्रकारिता, छठा है अपराध पत्रकारिता और सातवां है फैशन और फिल्म पत्रकारिता। आपने देखा होगा जो फैशन या फिल्म पर कवरेज करते हैं तो उसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उसी खबरों को निकाल कर लाते हैं। जो आर्थिक पत्रकारिता करते हैं वो इकोनॉमिकल जो है चीजों को ज्यादा फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही हम संसदीय पत्रकारिता की बात करें तो नेताओं के द्वारा या संसद में जो विशेष चीजें होती हैं उनको उस क्षेत्र का ज्ञान होता है बहुत ज्यादा, तो वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए उनको विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें लाने का काम दिया जाता है। तो जो विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें लेकर आए या विशेष क्षेत्र की खबर, उसको विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। और विशेष क्षेत्र को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है, या 7 इसके क्षेत्र जो है पहचान किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला बात करेंगे वॉच डॉग पत्रकारिता। देखो इसका नाम से पता चल रहा है कुत्ते की निगाह रखना, है ना। वॉच मतलब देखना, डॉग मतलब कुत्ता, तो कुत्ते की नजर कैसी होती है, तो उस तरह से इसको समझिएगा कि ये माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है। जो पत्रकार होता है या जो ये मीडिया होती है ना, चौथा स्तंभ देश को चलाने के लिए। वैसे 3 स्तंभ, चलिए आपसे सवाल, 3 स्तंभ किसी किसे माना जाता है, तो पत्रकारिता जो है ना ये चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये क्या करेगी, सरकार पर पूरी नजर बना के रखेगी, है ना, उनकी नीतियों पर, उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके काम पर कितना बढ़िया काम कर रही है, इंप्लीमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है ना, देश के लोगों के हित में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सरकार के कामकाज पर नजर रखती है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करती है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आजकल जैसे आप देखते होंगे मीडिया जो है ज्यादातर पक्ष में ही बात करती है, जो हमारी मुख्य धारा की मीडिया है कि अच्छी बातें ही दिखानी है, तो उस तरह की अगर हम बात करते हैं तो आलोचना से बचने का काम करती है। आमतौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। तो कुल मिलाकर वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है, सरकार के कामकाज, उनकी जो अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, जैसे आपने खोजी पत्रकारिता की बात की थी, बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलते हुए इसको वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। पूरी तरह से सतर्क रहना, निगाह रखना। इसके अलावा एडवोकेसी पत्रकारिता या इसी को पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। पक्षधर मतलब ध्यान से अगर इसको समझिएगा, किसी विशेष का पक्ष लेना, है ना, किसी विशेष का पक्ष लेना।
तो ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। मतलब उनका अपना एक एजेंडा होता है। उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। मतलब वो जो चाहते हैं कि हमें यही दिखाना है, तो वो देखेगा कौन? जो हमारी ऑडियंस है। तो ऑडियंस को बार बार उस चीज को दिखा दिखा कर मैनिपुलेट करना इनका काम होता है। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मतलब कहने का यह है कि किसी खास मुद्दे को इतना उठाया जाए कि एक बहुत बड़ा जनमत तैयार हो जाए उसके पक्ष में। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जेसिका लाल हत्याकांड, एक हत्याकांड हुआ था, उसमें कहते हैं कि न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। ऐसे ही एक निर्भया केस हुआ था, आपको पता हो, दिल्ली के अंदर। तो उसमें भी पत्रकारों ने बहुत बढ़ चढ़कर, देखो पत्रकार चाहे तो देश के लोगों को जोड़ सकता है, क्योंकि जो लोग न्यूज देखेंगे ना, उनकी एक राय बनती है समाचारों को देखकर। अब कोई न्यूज अगर दबानी है, बहुत हाईलाइटेड है, अब उसको दबानी है तो क्या करना है, उसको न्यूज खबरों से गायब कर देना है। आप खबरों से गायब कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। लेकिन अगर उसी को बार बार उठाओ, जैसे सुशांत सिंह जी का केस था, उसको बार बार उठाया गया, एक जनमत तैयार हुआ उनके पक्ष में। तो ये ऐसे केस थे जिसमें किसी विशेष पक्ष को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए काम किया गया, जनमत तैयार करने के लिए काम किया गया। तो याद रखना, कोई विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे को जनमत बनाने के लिए बार बार उन चीजों पर काम करना, ये होता है पक्षधर पत्रकारिता। ठीक है, इसके अलावा एक वैकल्पिक पत्रकारिता, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि विकल्प के रूप में आप इसको अपना रहे हैं। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि एक तो मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा होती है। मीडिया कहीं अलग से नहीं आई है भाई, राजनीति जो है या जो समाज का एक ताना बाना है, उसी के बीच में से निकली हुई एक जो है उसका एक पार्ट कह सकते हैं। और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं। देखो, मुख्य धारा की मीडिया समझिएगा इसको, कि जो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, हर चीज के बीच में एक तालमेल बिठा के चल रही है, सही को सही, गलत को गलत कहने की सामर्थ्य रखती है, तो उसको क्या कहते हैं, मुख्य धारा की मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वो मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। आपने देखा होगा, जब आप न्यूज चैनल देखते हैं तो उसमें बहुत सारे विज्ञापन बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि विज्ञापन वाले पैसा देते हैं उनका विज्ञापन दिखाने के लिए, और उसी पैसे से जितने वहां पे कर्मचारी होते हैं, जितने एंकर होते हैं, उन सबको सैलरी जाती है। तो ये इनका जो मुख्य धारा की मीडिया होती है, उनका अपना जो है काम करने का तरीका होता है। तो ये इनका काम क्या होता है कि भाई बैलेंस बनाकर चलना है व्यवस्था के बीच में। इसके विपरीत मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वो अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर करता है। मतलब एक मीडिया जो बैलेंस बना के चल रही है, उसके अलावा अगर कोई चाहे कि भाई मैं जो चाहता हूं मैं वही दिखाऊं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना खुद का एक चैनल शुरू किया है। तो उनका उद्देश्य क्या था कि भाई वो मुख्य धारा की मीडिया से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना कंट्रोल है, यहाँ पर कंट्रोल है, क्योंकि सरकार भी सहयोग कर रही है ना, किसी के स्वामित्व में है। तो जो स्वामी चाहेगा आपको वही बोलना है, वही दिखाना है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से कुछ अच्छा करना चाहता है, शायद उसके लिए बाउंडेशन होती है कि भाई मैं दबाव में काम नहीं कर सकता या मैं गलत चीजें नहीं परोस सकता। तो ऐसे में क्या होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा, तो ऐसे में उसको कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा। तो उसको वैकल्पिक पत्रकारिता, यानी हमने विकल्प को, ये दूसरा मुख्य धारा के अलावा हमने कोई और विकल्प चूज कर लिया है। ठीक है, तो ये कैसे चलते हैं, जो पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, वो सहयोग करते हैं, तो उन्हीं के सहयोग से इनका सारा कामकाज चलता है, उसी के सहयोग से वो आगे बढ़ाते हैं काम को। तो ये तो मुख्य रूप से आपने देखा 5 प्रकार हो गए पत्रकारिता के। याद रखना है, कभी सवाल पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस पत्रकारिता में क्या चीजें शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं पेज 3 पत्रकारिता। देखो सवाल बन जाता है ना कि पेज 3 पत्रकारिता और पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पेज 3 पत्रकारिता नाम से स्पष्ट है कि ये पृष्ठ 3 की बात, पेज मतलब पृष्ठ, 3 मतलब 3। अब
अब यहीं से अगर एमसीक्यू फॉर्म में सवाल पूछा जाए तो पृष्ठ 3 पर क्या प्रकाशित होता है, पेज 3 पर क्या प्रकाशित होता है, कुछ खास होता है क्या उस पर, यही आपको यहाँ पर जानना है। तो मुख्य रूप से अमीर प्रसिद्ध हस्तियों यानी जो सेलिब्रिटीज होती हैं, फैशन और हाई सोसाइटी पार्टियों के ग्लैमरस जीवन पर केंद्रित एक मनोरंजक शैली है क्या, पेज 3 पत्रकारिता। यह समाचार पत्रों के तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होती है, जिसमें निजी जीवन, पार्टियों की गपशप और सेलिब्रिटी अफवाहें शामिल होती हैं, जो गंभीर समाचारों के बजाय केवल पाठकों का मनोरंजन करती हैं। तो अब आपको समझ आ गया पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, यानी पत्रकार जो खबरें निकाल के लाता है और वो खबरें कहाँ होती, किसी सेलिब्रिटी के जीवन पर आधारित होती हैं, या आप कह सकते हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड से निकाली गई खबरें होती हैं। तो वहां क्या कुछ चल रहा है, कुछ गपशप, कुछ मनोरंजन, ये सारी चीजें कहाँ प्रकाशित की जाती है, पेज 3 पर। ठीक है, तो पृष्ठ 3 पर होता है, जिसको आप पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा मैंने कहा पीत पत्रकारिता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, दोनों लास्ट वाले ध्यान रखेंगे। पीत पत्रकारिता कहते हैं एक ऐसी पत्रकारिता शैली है जिसमें तथ्यात्मकता और ईमानदारी की बजाय सनसनीखेज, बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत या चटपटी खबरें पेश की जाती है। सच्चाई से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है, खबरों को क्या करना होता है, मनोरंजक बनाना होता है, कुछ मिर्च मसाला लगाकर बातों को कहना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को आकर्षित करना और समाचार पत्र या चैनल की बिक्री या टीआरपी बढ़ाना। यह गलत जानकारी, फर्जी साक्षात्कार और भ्रामक सुर्खियों पर आधारित होती है। मतलब ये जो पीत पत्रकारिता होती है, इसको आप ऑथेंटिक नहीं कह सकते, इसको आप ऐसा नहीं मान सकते कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि केवल और केवल आकर्षक बनाने के लिए, भाई जितना ज्यादा आप फेंक सको उतना फेंको, जितना ज्यादा आप बोल सको उतना बोलो, जितना ज्यादा आप दिखावा कर सको दिखावा करो। इससे क्या होगा, जो तो इस तरह की खबरें आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी आजकल चलाते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं, लोग उसी में उलझ कर रह जाते हैं, सच क्या है उससे उनका कोई वास्ता नहीं होता। तो ये आज की हमारी कक्षा, जिसमें आपने मुख्य रूप से कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की, और इन बिंदुओं में आपने पत्रकारिता के प्रकार और इसके अलावा दो अलग अलग जो शैलियां हैं पत्रकारिता की, उस पर चर्चा की। इसको बहुत ध्यान से कक्षा को देख लीजिएगा, एक बार खुद से नोट बना के पढ़ भी सकते हैं। एक सवाल जो मैंने कहा था आपके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगी, जो मैंने बीच में पूछा भी था कि पेज 3 पत्रकारिता, इसको आप लिख लीजिएगा। पेज 3 पत्रकारिता तथा पीत पत्रकारिता तथा पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, अंतर सहित स्पष्ट कीजिए, अंतर सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि इन दोनों से आप क्या समझ आ रहा है, इनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट करने हैं, उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वही है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कहाँ भेजना है, तो जो आपको बताया था 9873 71 33 65। बाकी कोर्स की जानकारी भी आप यहीं पर ले सकते हैं एप्लीकेशन पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ। और बहुत से बच्चों ने अलग अलग टॉपिक की डिमांड की है, जैसे अभी एक कमेंट में पढ़ रही थी कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद पर थोड़ा सा कुछ बताया जाए, तो एक बार हम उसके बारे में भी उसकी विशेषताओं के साथ कक्षा में देखेंगे। फिलहाल इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।